गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस क्लास में हम वीकली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे 20th अगस्त से लेकर 26 अगस्त 2022 तक के। सो लेट्स बिगिन। द फर्स्ट न्यूज इज अबाउट चंद्रयान 3, जो कि इस वीक की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है और शायद इस साल की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो जो चंद्रयान 3 है, इसरो ने 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया था। वो रिसेंटली चांद पर सक्सेसफुली लैंड कर गया है और इंडिया ने इसके बारे में हिस्ट्री भी क्रिएट की है, क्योंकि चांद के साउथ पोल पर लैंड करने वाला इंडिया फर्स्ट नेशन बन गया है। उसका करंट स्टेटस क्या है? तो इसरो ने बताया है कि चंद्रयान का जो रोवर है, जिसका नाम प्रज्ञान है, वो अभी रिसेंटली उसकी मोबिलिटी स्टार्ट हो गई है, यानी कि उसने मूव करना चांद के सरफेस पर स्टार्ट कर दिया है। आपको पता होगा कि जो चंद्रयान 3 है, इसके 3 पार्ट थे। एक था लैंडर, एक था रोवर और तीसरा था प्रपल्शन मॉड्यूल। इसके बारे में हम काफी बार डिटेल्स डिस्कस कर चुके हैं। तो जो प्रज्ञान है, जो रोवर है, जो बेसिकली आप लेमन लैंग्वेज में समझो, जिसके व्हील्स एक छोटी सी गाड़ी है जो कि चांद के सरफेस पर मूव करेगी, पूरी वहां पर जो भी इन्वेस्टिगेशन वगैरह है वो करेगी। वो विक्रम लैंडर से अभी बाहर आकर चांद के सरफेस पर उसने वॉक करना स्टार्ट कर दिया है। इट टुक इट्स फर्स्ट वॉक ऑन द मून इन द अर्ली आवर्स ऑफ थर्सडे। तो इसरो ने ये बताया है जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं लैंडर और रोवर के अबोर्ड वहां पर, वो अभी मून के मिनरल कंपोजिशन को स्टडी करेंगे। जो सीज्मिक एक्टिविटीज है, सीज्मिक एक्टिविटीज होती हैं, फॉर एग्जांपल जो अर्थक्वेक वगैरह होता है, सीज्मिक एक्टिविटीज का ही पार्ट है। तो जो सीज्मिक एक्टिविटीज है एटमॉस्फेयर की, मून के एटमॉस्फेयर में, वो उसको स्टडी करेंगे। जो ये रोवर है वो भारत ने खुद नहीं बनाया है, इंडिजीनियस है। उसका एक्सप्लोरेशन होगा जो लूनर सरफेस का, वो उस एक दिन बाद स्टार्ट हुआ जब इंडिया 4th कंट्री बना जिसने मून पर सक्सेसफुली लैंड हुआ। तो ये यहाँ पर आपको 2 पॉइंट ध्यान रखने हैं। ओवरऑल अगर देखें तो इंडिया 4th नेशन बना है जिसने मून पर सॉफ्ट लैंडिंग की है, लेकिन जो मून का साउथ पोल है वहां पर इंडिया फर्स्ट नेशन है जिसने मून के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग अचीव की है। ये दोनों पॉइंट ध्यान रखने हैं। ओवरऑल 4th है सॉफ्ट लैंडिंग वाला, लेकिन साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश है। अब इस इंडिया से पहले और कौन कौन से देश थे? यूएसएसआर था, चाइना था। इसकी डिटेल्स हम अपकमिंग स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। सो जो चंद्रयान 3 का रोवर है, ये मेड इन इंडिया है, मून के लिए बनाया गया। चंद्रयान 3 का रोवर लैंडर से निकलकर उसने मून पर वॉक किया। ये क्या इसरो ने ट्वीट किया था। तो इंडिया क्या है, अभी मैंने आपको बताया 4th नेशन बना। इससे पहले यूएस, रशिया और चाइना, ये तीनों थे। इंडिया का, अगर इंडिया की बात करें, चंद्रयान 3 इंडिया का तीसरा लूनर मिशन था और सेकेंड अटेम्प्ट था सॉफ्ट लैंडिंग अचीव करने के लिए मून के सरफेस पर, क्योंकि आपको पता है पहले चंद्रयान 2 को भी लॉन्च किया गया था मून के सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बिल्कुल लास्ट मोमेंट में कुछ टेक्निकल एरर्स की वजह से फेल हो गया था। और ये सेकेंड अटेम्प्ट था और ये सक्सेसफुल रहा। ये जो मिशन है 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्यों लॉन्च किया गया चंद्रयान 3, क्यों इतना ज्यादा काम हो रहा है? तो मिशन के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है? एक तो लूनर सरफेस पर बिल्कुल सेफ और सॉफ्ट लैंडिंग करना। दूसरा, जो रोवर है प्रज्ञान, उसको चंद्रमा पर उसकी रोविंग को डेमोन्स्ट्रेट करना। तीसरा, ऑन साइड चांद के खुद की साइड पर सरफेस पर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट करना। मॉड्यूल्स की अगर बात करें, इसके 3 मॉड्यूल है, मैंने आपको अभी बताया। प्रपल्शन मॉड्यूल जिसकी लाइफ 3 से 6 महीने की है, जो कि अभी जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसके अराउंड वो वहां पर वो सारी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। वहां पर जो क्लाउड वगैरह है उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। दूसरा है लैंडर मॉड्यूल विक्रम, जो कि चंद्रमा पर जिसने लैंड किया था, और उससे क्या निकला, जो रोवर है, जो व्हील्स जिसके लगे हुए हैं, जो चांद के सरफेस पर मूव करेगा, उसका नाम है प्रज्ञान। तो चंद्रयान की अगर बात करें, सबसे पहले चंद्रयान 1 था जो कि 2008 में 22 अक्टूबर को लॉन्च किया गया पीएसएलवी C11 के थ्रू। चंद्रयान 1 ने भी काफी डिस्कवरीज की, ये सक्सेसफुल रहा था और इसने चांद के सरफेस पर पानी को डिटेक्ट किया कि वहां पर पानी है और हाइड्रोक्सिल है। चंद्रयान 2 की अगर बात करें, 22 जुलाई 2019 में लॉन्च हुआ था जीएसएलवी मार्क 3 1 को यूज करके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल रहा।
अभी हम बात करते हैं बाकी देशों की। सो जो रशिया था, जो कि पहले यूएसएसआर था, क्योंकि 1991 में जब डिसइंटीग्रेशन हुई है, उससे पहले रशिया यूएसएसआर का पार्ट था, सोवियत यूनियन को जिसको आप बोलते हो। इसने 12 सितंबर 1959 को सक्सेसफुली लूनर लैंडिंग की थी, लेकिन ये हार्ड लैंडिंग थी। उसके बाद 1966 में पहली बार यूएसएसआर ने सॉफ्ट लैंडिंग भी अचीव की। अब आप सॉफ्ट लैंडिंग और हार्ड लैंडिंग इन दोनों में डिफरेंस समझिए। हार्ड लैंडिंग क्या होता है कि जब भी मून के सरफेस पर स्पेसक्राफ्ट लैंड हुआ, उसने काफी वहां पर इम्पैक्ट किया, काफी डैमेज नहीं आप बोल सकते, कुछ डैमेज होता है, इसका जो स्पेसक्राफ्ट है उस पर भी इम्पैक्ट होता है और मून के सरफेस पर भी होता है। लेकिन जो सॉफ्ट लैंडिंग है, सॉफ्ट लैंडिंग बहुत ही धीरे धीरे कंट्रोल्ड मैनर पे स्लोली टच डाउन करवाया जाता है। उससे क्या होता है, स्पेसक्राफ्ट को भी कोई डैमेज नहीं होता और जो मून का सरफेस है उसको भी कोई डैमेज नहीं होता। तो ये होती है सॉफ्ट लैंडिंग। तो सबसे पहले लैंड करने वाला भी यूएसएसआर था और सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भी यूएसएसआर था। उसके बाद 1966 में ही यूएसएसआर के बाद यूएसए ने सॉफ्ट लैंड किया मून पे, और यूएसए के अब तक पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सॉफ्ट लैंडिंग हुई है मून पे। इसके अलावा यूएसए के बारे में आपको ये भी पता होना चाहिए, अकेला यूएसए ही ऐसा देश है जिसने 12 लोगों को मून पर लैंड करवाया है अपने स्पेस मिशन के द्वारा, जिसका नाम था अपोलो 11। सबसे पहले जिसने चांद पर ह्यूमंस को लैंड करवाया था, इस देश का था यूएसए का। 2013 में चाइना थर्ड कंट्री बना जिसने मून पर सॉफ्ट लैंडिंग की। अभी भारत ने की है। इसके अलावा जो साइंटिफिक टेम्पर्स हैं, जो भी ऐसे मिशन है, इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट क्या है, भारत का संविधान क्या कहता है, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो 1976 में भारत की सरकार ने रीएम्फसाइज किया कि हम कमिटेड हैं साइंटिफिक टेम्पर को कल्टीवेट करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करते हैं। कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि काफी फेमस है। उसके थ्रू आर्टिकल 51A इंट्रोड्यूस किया गया, जिसने क्या बोला कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के हर नागरिक की ड्यूटी है कि वो साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करे, ह्यूमैनिज्म को डेवलप करे और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म को डेवलप करे। तो अगर क्वेश्चन आता है, इट इज अंडर आर्टिकल 51A, और आर्टिकल 51A 42nd अमेंडमेंट के साथ इंट्रोड्यूस किया गया था। बात करते हैं, अभी हमने देखा कि चंद्रयान 3 के बारे में जो भी डिटेल्स थी, अपडेट्स थी, क्योंकि जो डिटेल्स हमने पहले डिस्कस कर ली वो हम यहाँ पर रिपीट नहीं करेंगे। अब बात करते हैं 2023 में और कौन कौन से मून पर मिशन जा रहे हैं बाकी देशों की। तो जो 2023 है, इस साल में हमारे चंद्रयान 3 के अलावा लूना 25 भी गया था, जो कि रशिया ने लॉन्च किया था, जो कि वहां पर लैंड करने से कुछ टाइम पहले ही फेल हो गया। तो लूना 25 वो फेल हुआ। इसके अलावा जो अभी आने वाले टाइम में लॉन्च होने वाले हैं, कौन कौन से हैं वो आपको ये भी ध्यान रखने हैं। एक तो है CLPS, जिसकी फुल फॉर्म है कमर्शियल लूनर पेलोड सर्विसेज एंड लूनर ट्रेस ब्लेजर, जो कि यूएसए के हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। CLPS इनिशिएटिव है जो ये नासा का है। ये क्या करेगा, रैपिड एक्विजिशन करेगा लूनर डिलीवरी सर्विसेज की अमेरिकन कंपनी से पेलोड्स के लिए, जो कि एडवांस कैपेबिलिटीज हैं जिनके पास साइंस, एक्सप्लोरेशन और कमर्शियल डेवलपमेंट के लिए। लूनर ट्रेल ब्लेजर की अगर बात करें, ये क्या है, एक ऑर्बिटर है। तो CLPS और लूनर ट्रेल ब्लेजर दोनों के नाम आपको याद रखने हैं, यूएसए का है। इसके अलावा चाइना का एक लूनर कम्युनिकेशन एंड नेविगेशन सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन होगा, जो इस बार लॉन्च होगा। जापान का स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून, जिसको इन शॉर्ट स्लिम बोला जाता है, ये भी एक ऑर्बिटर और लैंडर मिशन है, ये जापान का है। ये भी इस साल जो है शायद लॉन्च होगा इस साल। इसके अलावा जापान के हाकुतो R लैंडर ने भी फेलियर देखा है मून की लैंडिंग में, जो अप्रैल में वो उन्होंने लॉन्च किया था, लेकिन वो फेल हो गया। उसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगले साल इजराइल का गिरिशीट 2 ये मिशन है, चांद पर जाएगा। यूएसए का वोलेटाइल्स इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर है, जिसको इन शॉर्ट वाइपर बोला जाता है। चाइना का क्लैप है, जिसको इन शॉर्ट क्या बोला जाता है, चाइनाज लूनर एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम चेंज 6 एंड हाकुतो 2,
ये जो है नेक्स्ट ईयर लॉन्च होगी, तो ये सभी को आपको ध्यान रखने हैं। आगे बात करते हैं लुपेक्स की। लुपेक्स की क्या फुल फॉर्म है? लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, जो कि इसरो एंड जाक्सा की कोलैबोरेशन है। जाक्सा क्या है? जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, इसके बारे में भी हमने पहले डिस्कस किया था। ये जो मिशन है 2025 में लॉन्च होने वाला है। इसमें एक रोवर यूज होगा, एक लैंडर यूज होगा, जो कि चांद पर जो बेस है उसको एस्टैब्लिश करने की पॉसिबिलिटी को स्टडी करेगा कि क्या हम वहां पर एक स्पेस मिशन के लिए बेस एस्टैब्लिश कर सकते हैं। वहां पर पानी की अवेलेबिलिटी को चेक करेगा, आइस की अवेलेबिलिटी को चेक करेगा और सरफेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज को चेक करेगा। जैक्सा एंड इसरो वो लैंडर और रोवर को जो है डेवलप कर रहे हैं। जो इसका रोवर है जैक्सा डेवलप कर रहा है और जो लैंडर है वो इसरो डेवलप कर रहा है। आगे बात करते हैं भारत एनसीएपी की। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। भारत एनसीएपी की सबसे पहले तो आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम, ये इसकी फुल फॉर्म है। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा ये क्या है। कार्स की सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को के रिगार्डिंग एक प्रोग्राम है जो कि कार्स में सेफ्टी को एनहांस करेगा। तो 1 अक्टूबर से जो कार मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो कंपनीज कार्स बनाती हैं, वो अपनी इच्छा से वॉलंटियर भी कर सकती हैं कि हमारी कंपनी के इस मॉडल को आप टेस्ट करके स्टार रेटिंग दे दीजिए, जिसके बेसिस पर अगर कोई उसका वो कार का मॉडल कभी एक्सीडेंट में क्रैश होता है तो वो कितनी सेफ्टी प्रोवाइड करेगा पैसेंजर्स को, वो चीजें टेस्ट होंगी। तो एनसीएपी के अंडर एक रेटिंग सिस्टम होगा, 1 to 5 स्टार दिए जाएंगे व्हीकल को 3 पैरामीटर्स पर इवैल्यूएशन करके। कौन कौन से पैरामीटर्स हैं? अडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन हो गया, चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन हो गया और सेफ्टी असिस्ट टेक्नोलॉजीज जो कि कार में प्रेजेंट है। ये जो है इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है? उन्हीं व्हीकल्स पर ये एप्लीकेबल होगा जहां पर 8 सीट से ज्यादा नहीं है और एक क्या है ड्राइवर की सीट है और उसका जो वेट है 35 किलो से ज्यादा नहीं है। ये जो प्रोजेक्ट है एक पहले यूके की एक रजिस्टर्ड चैरिटी है टुवर्ड्स जीरो फाउंडेशन, उसका प्रोजेक्ट है ग्लोबल एनसीएपी, उसी के चरणों कदम पर बनाया गया है। ये जो है ग्लोबल एनसीएपी, इसका क्या एम है कि जो यूनाइटेड नेशन के मोटर व्हीकल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं वो पूरी दुनिया में सभी देश उसको अडॉप्ट करें, प्रमोट करते हैं। तो उसी के बेसिस पर हमने भारत एनसीएपी जो है लॉन्च किया है। आपको ध्यान रखना है कौन से मिनिस्ट्री होगी? यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्ट्री। पहले जो 2 पैरामीटर्स हैं कौन कौन से? अडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन और चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन, यानी कि अगर उस गाड़ी में एक्सीडेंट के टाइम पे अडल्ट और चाइल्ड है तो वो क्या करेंगे? वो 3 टेस्ट करेंगे, उनकी हेल्प से ये प्रोटेक्शन जो है उनकी कैलकुलेट की जाएगी, जिसमें एक तो फ्रंटल ऑफसेट टेस्ट होगा जहां पर व्हीकल को 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चलाया जाएगा। 40% ओवरलैप होगा, 40% ओवरलैप होगा एक डिफॉर्मेबल बैरियर के साथ, जो कि आने वाले जो ऑनकमिंग व्हीकल है उसको रिप्रेजेंट करेगा। ये एक क्रैश को रेप्लिकेट करेंगे, यानी कि आगे पिछली क्रैश को क्रिएट करेंगे 2 गाड़ियों के बीच में और टेस्टिंग करेंगे। जो तीसरा है सेफ्टी असिस्ट टेक्नोलॉजीज, ये एक साइड इम्पैक्ट टेस्ट होगा। इसके लिए 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर किया जाएगा। एक पोल साइड इम्पैक्ट टेस्ट है जहां पर कार को क्रैश किया जाएगा एक रिजिड पोल साइड बेस से, जैसे खंभे होते हैं वैसे रिजिड पोल साइड बेस से उसको टकराया जाएगा 29 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर और टेस्टिंग की जाएगी। ये जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं ये व्हीकल को नॉमिनेट करेंगे। भारत एनसीएपी रिप्रेजेंटेटिव से जो विजिट करेंगे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को या डीलर को, आउटलेट को, कि वो बेस वेरिएंट को सिलेक्ट करें मॉडल का रैंडम सैंपलिंग के थ्रू। रैंडम सैंपलिंग क्या होती है कि आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, उसमें से आप ऐसे ही चूज करते हो एक लकी ड्रॉ टाइप, जहां पर कोई भी पार्शियलिटी नहीं होती। तो ये क्या, उसके बाद टेस्टिंग के लिए कहां पर भेजेंगे? टेस्टिंग के लिए भेजेंगे सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के साथ कोऑर्डिनेशन करके। ये जो टेस्ट रिजल्ट है बाद में भारत एनसीएपी की स्टैंडिंग कमेटी है अप्रूव करेगी और पब्लिश करेगी अपने वेबसाइट पर। सीआईआरटी है जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट है, एक सर्टिफिकेट इश्यू करेंगे उसके बाद। तो ये सभी चीजें आपको ध्यान रखनी है, काफी इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं, रिसेंटली न्यूज थी कि लोकसभा के प्रिविलेज पैनल जो है वो आधीर जैन की हियरिंग करेंगे 30 अगस्त को। तो प्रिविलेजेस क्या है वो आप समझो।
एक्चुअल में जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो उसका आर्टिकल 105 हमारे पार्लियामेंट के मेंबर्स को, पार्लियामेंट की सभी पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं उनको पावर्स देता है, प्रिविलेज देता है उनकी कमेटीज को, मेंबर्स को। दो टाइप्स की उनके पास प्रिविलेज होती है, एक कलेक्टिव, एक इंडिविजुअल। कलेक्टिव में क्या होता है कि उनके पास एबिलिटी है कि वो अपने पार्लियामेंट में जो भी डिबेट्स हुई, जो भी काम हुआ उस पर रिपोर्ट्स को पब्लिश करेंगे, डिबेट्स पब्लिश करेंगे, प्रोसीडिंग्स पब्लिश करेंगे, और इसके साथ साथ कोई किसी और को वो पब्लिश करने से रोक सकते हैं। दूसरे कलेक्टिव प्रिविलेज क्या है कि जो पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स है उसके बारे में सही रिपोर्ट वो पब्लिश करेंगे हाउस के ऑथराइजेशन के बिना, क्योंकि उनके पास फ्रीडम ऑफ प्रेस है। इंडिविजुअल प्रिविलेजेस की अगर बात करें तो इस सेशन में जब कोई भी लेजिस्लेचर का सेशन होता है उससे 40 दिन पहले और उसके 40 दिन बाद किसी भी मेंबर को सिविल मैनर्स में अरेस्ट नहीं किया जा सकता। हाँ, लेकिन जो क्रिमिनल मैटर्स है या फिर प्रिवेंटिव डिटेंशन सिचुएशन है वहां पर वो उनके अरेस्ट हो सकते हैं। मेंबर्स के पास राइट टू फ्री एक्सप्रेशन है कि वो हाउस की प्रोसीडिंग्स के टाइम पे अपनी जो भी थॉट्स वगैरह है उसको फ्रीली एक्सप्रेस करते हैं। हाँ, लेकिन इससे क्या है कि कोई भी वो डेरोगेटरी कमेंट नहीं करेंगे, किसी को डिफेम नहीं करेंगे। कोई भी पार्लियामेंट का जो मेंबर है, एमपी है या कमेटीज है, वो किसी भी अदालत में अकाउंटेबल नहीं है। जो भी उन्होंने पार्लियामेंट में, कमेटीज में बोला या किसी को भी वोट दी, उसके लिए वो किसी भी कोर्ट में अकाउंटेबल नहीं है। कोर्ट उनको कोई भी सवाल नहीं पूछ सकता। कमेटी ऑफ प्रिविलेजेस की अगर बात करें, लोकसभा में जो कमेटी ऑफ प्रिविलेज होती है उसके 15 मेंबर्स होते हैं, और जो राज्यसभा है उसमें 10 मेंबर्स होते हैं। तो लोकसभा में 15 मेंबर्स लोकसभा के स्पीकर नॉमिनेट करते हैं, और राज्यसभा में राज्यसभा के जो चेयरमैन है, जो कि इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, वो नॉमिनेट करते हैं। आगे बात करते हैं, आपको पता होगा हमने डिस्कस भी किया था कि बिहार में रिसेंटली कास्ट सर्वे हुआ था, उसके रिगार्डिंग एक पिटीशन हुई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। किसी ने बोला था कि अगर हम अपनी कास्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे तो वो हमारी क्या है, राइट टू प्रिवेसी का उल्लंघन होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला है कि राइट टू प्रिवेसी एक ठीक है, वो आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी के साथ एक इंट्रिंसिक पार्ट की तरह प्रोटेक्टेड है। लेकिन आपकी कास्ट तो आपके नेबर्स को भी पता है, आपके जो आपके पड़ोस में लोग हैं उनको भी पता है आप किस कास्ट से बिलोंग करते हो, तो ये आपके राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं है। तो इसी बारे में था, तो आपको पता होना चाहिए कि राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 है जो फंडामेंटल राइट्स है उसी का पार्ट है, और ये पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो कि फंडामेंटल राइट्स है वो गारंटी करती है। नेक्स्ट बात करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि हम एक डिजिटल इकोनॉमी को इंडिया को एक डिजिटल इकोनॉमी में कन्वर्ट करेंगे। डिजिटल इंडिया कैंपेन भारत में 2015 में लॉन्च किया था, जिसका एम क्या था कि पूरे देश में फाइनेंशियल इंक्लूसिविटी को अचीव करना। फाइनेंशियल इंक्लूसिविटी क्या है कि जो भी लोग हैं उनको फाइनेंसेस के बारे में, उनको जो भी इकोनॉमिक्स है, जो बेसिक चीजें हैं, आपको बैंकिंग ये वो उनके बारे में पता हो। तो डिजिटल इंडिया कैंपेन जो है गवर्नमेंट ने इसी विजन से स्टार्ट किया था कि वो इंडिया को डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी बनाएंगे और नॉलेज इकोनॉमी बनाएंगे। यूनियन कैबिनेट ने रिसेंटली डिजिटल इंडिया स्कीम को एक्सटेंड भी किया है 5 साल के लिए, 2025-26 तक एक्सटेंड कर दिया। 14,903 करोड़ का बजट भी इसके लिए हुआ है। ये जो बजट है 5 साल के लिए है। इस एक्सपेंडेड स्कीम में गवर्नमेंट क्या करेगी, जो 6,25,000 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT प्रोफेशनल्स हैं फ्यूचर स्किल्स प्राइम प्रोग्राम के अंदर, उनकी स्किलिंग करेगी, उनको ट्रेनिंग्स वगैरह देगी। 2,65,000 लोगों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में। तो ये है हमारा जो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, इसके बारे में आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। जो हमारा G20 का भी चल रहा है, आपको पता होगा कि भारत के पास इस बार G20 की प्रेसिडेंसी है। तो इसी G20 की एक मीटिंग के दौरान हमारे प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल इंडिया है इसको मेंशन किया था, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं, हमारे जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट जितेंद्र सिंह जी हैं, जिनकी आप यहाँ पे पिक्चर भी देख सकते हो, इन्होंने रिसेंटली एक लोटस की वैरायटी अनवील की है जिसका नाम है नमो 108, और इनको ग्रैंड गिफ्ट टू मोदी ऐसे डिस्क्राइब किया है कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को हम ये ग्रैंड गिफ्ट है
नमो 108 क्या है? एक लोटस की वैरायटी है जो कि CSIR नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ वहां पर ये रखी हुई थी, जो भी यहाँ पर रिसर्च वगैरह हो रही थी। नमो 108 से जो 108 है, ये क्या जो रिप्रेजेंट करता है कि इस लोटस की 108 पेटल्स हैं, पत्तियां इसकी 108 है, तो तभी ये न्यूज में था। इसके बारे में डिटेल्स देखते हैं। ये जो यूनिक नमो 108 लोटस वैरायटी है, ये मार्च से दिसंबर तक इसको ब्लूम होता है, काफी न्यूट्रिएंट्स में रिच है। इसकी जो पूरी जीनोम सीक्वेंसिंग है वो कंप्लीट की गई है, पूरे जीन्स की सीक्वेंसिंग की गई है, सो दैट हम इस स्पीशीज के कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ सकें। लोटस रिसर्च प्रोग्राम के अंदर जो नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है लखनऊ में, जो CSIR का एक इंस्टीट्यूट है, उन्होंने FFPC कन्नौज के साथ कोलैबोरेशन करके एक गार्मेंट की जो एक कपड़ा है वो भी इंट्रोड्यूस किया है, जो लोटस फाइबर से बना, और एक परफ्यूम भी जिसका नाम है फ्लोटास, जो कि लोटस के फ्लावर से बनाया गया। लोटस रिसर्च प्रोग्राम के अंदर जो NBRI है, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये इन्होंने जो है पूरा काम किया है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने CSIR NBRI डिजिटल हर्बेरियम भी इनॉग्रेट किया है, जो कि एक रिपोजिटरी है बोटेनिकल स्पेसिमेंस की इंडिया के, और बुक्स पे रिलीजेस में कहा इस पे रोजेस पर, प्लांट रिसोर्सेज पर यूपी के, और एक ई फ्लोरा गाइड भी इनॉग्रेट किया है, रिलीज किया है। तो ये सभी चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसके साथ साथ उन्होंने एक एलोवेरा की वैरायटी भी रिलीज की है जिसका नाम है NBRI निहार। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए NBRI निहार क्या है, एलोवेरा की वैरायटी है जिसमें आम एलोवेरा से, जो आम नॉर्मल एलोवेरा है, उससे 2.5 गुना जेल यील्ड है उसमें। तो ये तभी न्यूज में था। यहाँ पर आप पिक्चर भी देख सकते हैं, ये एलोवेरा है, जो ये नंबो 108 की एक्चुअल पिक्चर ली गई है। और हर्बल प्रोडक्ट्स हैं, कोल्ड एंड प्रॉपर एंटी डेंड्रफ हेयर ऑयल वगैरह, ये भी वहां पर डेवलप किए गए हैं प्लांट से, उसके बारे में भी बात की गई है। अभी मैंने आपको बताया परफ्यूम एंड अपैरल्स का। तो नेक्स्ट बात करते हैं, जितेंद्र सिंह जी ने एक CSIR प्राइमर ET11 भी जो है वो लॉन्च की। वो क्या है, पहली बार एक इंडिजीनियस ई ट्रैक्टर बनाया गया है, जो कि सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट दुर्गापुर वालों ने बनाया है। CSIR CMERI एक थीम बेस्ड कैंपेन को सेलिब्रेट करेंगे जिसका नाम है 1 वीक 1 लैब, जो कि सितंबर में 11 से 15 सितंबर के बीच में किया जाएगा। इसमें वो अपनी लेबोरेटरी की कटिंग एज रिसर्च प्रोडक्ट्स, टेक्नोलॉजीज, एक्सपर्टीज एंड फैसिलिटीज को शोकेस करेंगे। जो एक्सपर्ट्स है, स्टेक होल्डर्स उनको दिखाएंगे। इसकी आप पिक्चर भी देख सकते हो, ये इलेक्ट्रॉनिक एक EV ट्रैक्टर है, इसकी पूरी पिक्चर यहाँ पर आप देख सकते हैं। आगे बात करते हैं, रिसेंटली एक बैक्टीरियम के बारे में न्यूज में बात हो रही थी। क्या नाम है उसका, मिथाइल माइक्रोबियम बुरेटेंस या ब्यूरोटेंस, कुछ भी आप बोल सकते हो। ये एक बैक्टीरियल स्ट्रेन है जो कि जिसको 5GB1C इसके नाम से भी जाना जाता है, जो कि मीथेन को कंज्यूम करता है। मीथेन का क्या फॉर्मूला होता है, CH4। तो मीथेन को कंज्यूम करता है। आपको पता होगा जो मीथेन है ये बहुत पोटेंशियल है इसका ग्रीन हाउस गैस एमिशंस में। तो जो ये बैक्टीरिया है ये मीथेन को मेजर एमिशन साइट्स जहां पर मीथेन बहुत ज्यादा एमिट होती है, जैसे कि लैंडफिल्स हो गए, पैडी फील्ड्स हो गए, जो जहां पर आप चावल की खेती करते हो वहां पर बहुत ज्यादा मीथेन होती है, ऑयल एंड गैस वेल्स हो गए, वहां से ये बैक्टीरिया इसको मीथेन को रिमूव कर देंगे। अगर इस बैक्टीरिया को हम हार्नेस करेंगे लार्ज स्केल पर, तो हम 240 मिलियन टन मीथेन की बचा सकते हैं एटमॉस्फेयर में पहुंचने से बाय द ईयर 2050। तो ये एक स्टडी पब्लिश हुई थी। ऐसी एग्जांपल्स आप अपने क्लाइमेट चेंज वगैरह के रिगार्डिंग एनवायरमेंट के क्वेश्चंस में भी कोट कर सकते हो, काफी इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं, रिसेंटली 20 अगस्त को सबमरीन INS वगी, ये जो हमारा एक ऑस्ट्रेलिया का सिटी है फ्रीमेंटन, वहां पर पहुंची है। क्यों? क्योंकि वहां पर जो ये मालाबार एक्सरसाइज चल रही है उसमें इसने पार्टिसिपेट किया है। तो मालाबार एक्सरसाइज में इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, USA एंड जापान, ये चारों ने पार्टिसिपेट किया था। और इसके बाद इंडिया और जापान ओसिंडेक्स 23 एक्सरसाइज में भी पार्टिसिपेट करेंगे, जो कि 22 to 24 अगस्त में हुई थी। और ऑस्ट्रेलिया ने भारत को अपनी सी पावर कॉन्फ्रेंस में भी इनवाइट किया है, जो कि नवंबर में होगी, जहां पर जो इंडिया है वो पार्टिसिपेट करने के काफी चांसेस हैं।
तो मालाबार एक्सरसाइज में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, मालाबार एक्सरसाइज कहाँ पर हुई है, और सिंडेक्स किस किसकी है, कहाँ पर हुई है, भारत की साइड से मालाबार में किसने पार्टिसिपेट किया, INS वजीर, सभी पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। आगे बात करते हैं, फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट है जो कि जापान में है, काफी फेमस है, जहां पर 2011 में एक ट्रेजेडी भी हुई थी किसके रिगार्डिंग, जो सुनामी अर्थक्वेक वगैरह के वजह से वहां से जो न्यूक्लियर प्लांट था, न्यूक्लियर पावर स्टेशन था, वो नॉकआउट हो गया था, जिसकी वजह से काफी नुकसान हुआ था। तो अभी जापान ने बोला है कि 12 साल हो गए हैं उस इवेंट को, अभी जो रेडियो एक्टिविटी है वो इतना नहीं इम्पैक्ट है उसका, तो हम इस न्यूक्लियर पावर प्लांट से पानी को रिलीज करेंगे पैसिफिक ओशियन में। तो इसका काफी क्रिटिसिज्म हुआ है। चाइना ने भी, जिसने पहले भी जापान के कुछ फूड शिपमेंट्स को रोक लिया था, उसने भी क्रिटिसाइज किया क्योंकि ये रेडियो एक्टिव हो सकता है, लोगों को ये नुकसानदेह हो सकता है। हांगकांग और मकाऊ ने भी जो जापान के एक्वेटिक प्रोडक्ट्स हैं, पानी के रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट है, उनके इंपोर्ट को 10 जापानीज रीजन से बैन किया है। लेकिन जापानीज ने बोला है कि अगर हम इसको थोड़ी थोड़ी स्पीड से हम रिलीज करेंगे तो इससे क्या है, नुकसान नहीं होगा। फुकुशिमा दाइची न्यूक्लियर पावर स्टेशन, ये अभी मैंने आपको बताया मार्च 2011 में नॉकआउट हुआ था, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो कि डी.वाई. चंद्रचूड़ हैं, उन्होंने तमिलनाडु को श्योर किया है कि हम एक बेंच बनाएंगे जो कि तमिलनाडु के प्ली को सुनेगा रिगार्डिंग द अलॉटमेंट ऑफ कावेरी बॉर्डर। तो आपको पता होना चाहिए कि जो कावेरी नदी का पानी है उसके बारे में 24,000 क्यूबिक सेंटीमीटर जो है वो कर्नाटक को, तमिलनाडु को रिलीज करना था, लेकिन कर्नाटक ने अगस्त मंथ का जो हिस्सा है पानी का वो तमिलनाडु को नहीं दिया है। तभी ये इशू काफी टाइम से न्यूज में था। तो जो कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल काफी टाइम से चल रहा है, ये 2007 की मैंने पिक्चर लगाई है, उस टाइम पे तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला, पुडुचेरी को उस टाइम पे भी पानी की एलोकेशन हुई थी, ये अमाउंट थी, ये आपको ध्यान नहीं रखनी। कावेरी नदी आप यहाँ पर इसका फ्लो देख सकते हो, यहाँ पर तमिलनाडु है, ये कावेरी यहाँ से भी जा रही है, यहाँ पर कर्नाटक है, यहाँ पर केरला है और यहाँ पर पुडुचेरी है, और इसके बाद ये बे ऑफ बंगाल में अपना पानी जो है डिस्चार्ज कर देती है। तो आर्टिकल 262 के अकॉर्डिंग अगर किसी भी स्टेट में पानी का, रिवर वैली के बारे में डिस्प्यूट होता है, तो पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो किसी भी डिस्प्यूट की एडजुडिकेशन कर सकती है, सॉल्व कर सकती है। कोई भी केस है, चाहे वो इंटरस्टेट रिवर का है, रिवर वैली का है, उसके पानी की डिस्ट्रीब्यूशन और कंट्रोल के रिगार्डिंग, और कोई भी अदालत, कोई भी कोर्ट, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, वो ऐसे डिस्प्यूट्स में या कंप्लेंट्स में अपनी जुरिस्डिक्शन नहीं एक्सरसाइज कर सकती। तो जो भी इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट है उसके बारे में पार्स किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है, आर्टिकल 262 के अंदर। तो आपको ये ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बात करते हैं, मेरा बिल मेरा अधिकार जीएसटी रिवॉर्ड स्कीम की। गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो मेरा बिल मेरा अधिकार इनवॉइस इंसेंटिव स्कीम लॉन्च करेंगे, जिसके अंदर जो लोग हैं जो जीएसटी के अंदर आते हैं उनको कैश प्राइस दिया जाएगा 10,000 से लेकर 1 करोड़ तक का। एक इनवॉइस इंसेंटिवाइजेशन स्कीम है, जहां पर मंथली, क्वार्टरली लोगों को ये दिए जाएंगे एक लॉटरी बेसिस पर उन इंडिविजुअल्स को जो इनवॉइस जो है, जो भी उनको रिटेलर या होलसेलर से मिली, जहां पर उन्होंने जीएसटी पे किया, वो गवर्नमेंट की ऐप पर अपलोड करेंगे। इंडिविजुअल जो है वो मैक्सिमम 25 जेन्युइन इनवॉइस को अपलोड कर सकेगा 1 महीने में, और ये इनवॉइस में मिनिमम 200 रुपीज की परचेज होनी चाहिए। ये जो स्कीम है ऐसे कंसेप्चुलाइज की गई है कि जो लोग हैं उनको भी अवेयर किया जाए, मोटिवेट किया जाए कंज्यूमर्स को भी, कि वो जो ओरिजिनल 1 नंबर के बिल है सेलर से, जब भी वो बिजनेस टू कंज्यूमर परचेज कर रहे हैं कोई भी गुड या सर्विसेज, सो दैट वो जीएसटी के अंडर, उनके रिव्यू के अंडर है। तो ऐसी एग्जांपल्स भी आप कोट कर सकते हो। आगे बात करते हैं मैत्री सेतु की, जो कि सितंबर में ऑपरेशनल होने के लिए तैयार है। मैत्री सेतु क्या है? ये फेनी नदी के ऊपर बनाया गया है एक ब्रिज है, जो कि इंडिया की जो बाउंड्री है त्रिपुरा में और बांग्लादेश में, फेनी रिवर जो फ्लो करती है इंडिया की त्रिपुरा में बाउंड्री और इंडिया और बांग्लादेश की जो बाउंड्री है त्रिपुरा में, वहां पर ये फ्लो करती है।
मैत्री सेतु का क्या मतलब है? बाइलेटरल रिलेशंस, दोनों कंट्रीज के जो रिलेशंस हैं, फ्रेंडली टाइज है, उसको सिंबलाइज करता है। ये जो ब्रिज है इसकी कंस्ट्रक्शन किसके द्वारा की जा रही है? नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा। फेनी रिवर की अगर बात करें, इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर का एक पार्ट है जो कि साउथ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिनेट होती है, स्टार्ट होती है, उसके बाद सबरूम टाउन से निकलकर बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। 116 किलोमीटर की है, जहां पर बाद में डिस्चार्ज करती है अपना पानी बे ऑफ बंगाल में। इसके सहायक नदियों की बात करें, यूपीस की अगर बात करें, कौन कौन सी है? मुहुरी, रायदक, चांदखिरा, रियांग एंड कुशियारा। तो ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। आगे बात करते हैं सुलीना चैनल की। इसको आप मैप में भी देख सकते हैं, यहाँ पर है सुलीना चैनल। तो सुलीना चैनल क्यों न्यूज में था? क्योंकि रशिया ने एक ड्रोन स्ट्राइक से जो डेन्यूब नदी के आसपास जो पोर्ट है और ग्रेन स्टोरेज फैसिलिटीज है वहां पर अटैक किया है। आपको पता होगा कि कुछ टाइम पहले रशिया ने एक डील से जो है एग्जिट ले ली थी, जो कि यूनाइटेड नेशंस और टर्की के द्वारा ब्रोकर की गई थी, जिस डील के अंदर जो यूक्रेन का जो अनाज था, ग्रेन था, उसको एक्सपोर्ट करता था वाया द ब्लैक सी, लेकिन रशिया ने वो पैक्ट से वो बाहर आ गया था। तो रशिया अभी उसने डेन्यूब नदी का जो पोर्ट है वहां पर ड्रोन स्ट्राइक की। डेन्यूब डेल्टा यूक्रेन को एक ऑल्टरनेटिव रास्ता देता है उनके अनाज के लिए। आपको पता भी, मैंने आपको बताया कि जब रशिया ने ये बंद की है, डील से बाहर आया है, तो उसके बाद यूक्रेन को कोई रास्ता तो चाहिए था अपना ग्रेन को पास करने के लिए, तो वो डेन्यूब डेल्टा उसको प्रोवाइड करता था। जो सुलीना चैनल है, इसने यूक्रेन को एक ऑल्टरनेटिव ट्रेड रूट दिया था ग्रेन्स के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सुलीना चैनल है, जो वो डेन्यूब नदी, वो रोमानिया के ईस्टर्न पार्टनर है, ये है रोमानिया, और ये डेन्यूब नदी को ब्लैक सी से कनेक्ट करता है और डायरेक्ट शिपमेंट के लिए रास्ता देता है, चाहे तो ब्लैक सी से जो इस रिवर के साइड जाना है या फिर रिवर की साइड से ब्लैक सी की तरफ आना है। तो ये काफी टाइम से न्यूज में है, आपको पता होना चाहिए। डेन्यूब की अगर बात करें, ये एक नॉन रशियन लॉन्गेस्ट रिवर है यूरोप की, और यूरोप की सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है, जो कि ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन से ओरिजिनेट होती है और उसके बाद अपना पानी ब्लैक सी में ड्रेन करती है। ये है डेन्यूब, जो ब्लू कलर से आपको इसका दिखाया गया है रूट, ये ब्लैक सी में अपना पानी जो है ड्रेन कर देती है। आगे बात करते हैं। सो रिसेंटली यूके के प्राइम मिनिस्टर ने कुछ दिन पहले प्लान दिया था कि वो नॉर्थ सी के पास, क्या जो ब्रिटेन के कोस्ट के बाद नॉर्थ सी का एरिया है, वहां से फॉसिल फ्यूल की ड्रिलिंग करेंगे फॉसिल फ्यूल्स के लिए। लेकिन जो क्लाइमेट एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने बोला था कि ये क्लाइमेट चेंज का खतरे को तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, लेकिन जो सी लेवल्स है उसको भी बढ़ाएगा, जो ओशियंस है उसका टेम्परेचर भी बढ़ाएगा। तभी ये न्यूज में था। तो नॉर्थ सी के बारे में आपको ध्यान रखना है। नॉर्थ सी ये रहा, जिसकी जो बाउंड्रीज है, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, इसके बाद है नीदरलैंड, जर्मनी, बेल्जियम, यूके, ये सारी कंट्रीज जो है इस बाउंड्रीज को शेयर करता है। यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है कि जो स्कॉटलैंड है वो यूके का ही पार्ट है। तो स्कॉटलैंड कई जगह लिखा भी होता है, लेकिन स्कॉटलैंड यूके का ही पार्ट है। यूके, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क और नॉर्वे, ये जो है इनके साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। सॉरी, स्वीडन नहीं है, स्वीडन यहाँ पर जो कैटबर्ड बे है इसका साथ बॉर्डर शेयर करता है, मेरे से मिस्टेक हो गई। इसके अलावा यहाँ पर जो इंग्लिश चैनल है बहुत फेमस है, वो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर अटलांटिक ओशन है, यहाँ पर बाल्टिक सी है, बाल्टिक सी के बारे में हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर कील कैनाल है, बहुत फेमस है। यहाँ पर फ्रीजियन आइलैंड्स है, यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ डोवर है, बहुत इंपॉर्टेंट ये एरिया है पूरा। तो आपको ध्यान रखना है। नॉर्थ सी की बाउंड्री जो कंट्रीज शेयर करती है उसके लिए निमोनिक भी मैंने आपको यहाँ पर दे दिया। आई हैव फंडेड एनजीबीज स्टार्टअप। यहाँ पर आपको ये जो हाईलाइट किए हुए हैं वर्ड्स वो ध्यान रखने हैं। F फॉर फ्रांस, U फॉर यूके, N फॉर नीदरलैंड, D फॉर डेनमार्क, उसके बाद है N फॉर एक नॉर्वे है, एक नीदरलैंड है, देन है जर्मनी, देन है बेल्जियम। तो आपको ये सभी ध्यान रखने हैं। आगे बात करते हैं मीनामाटा कन्वेंशन की। इसको रिसेंटली जो इम्प्लीमेंट हुए 6 साल हो गए हैं, क्योंकि 2017 में इम्प्लीमेंट हुआ था। तो मीनामाटा कन्वेंशन क्या है? ये मर्क्यूरी पे है, एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो इसलिए डिजाइन की गई थी कि मर्क्यूरी के रिलीफ से जो भी
हार्मफुल इम्पैक्ट होते हैं ह्यूमन की हेल्थ पर और इन्वायरमेंट पर, उसको बचाया जा सके। ये जो मीनामड्डा कन्वेंशन थी, ये इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी का 5th सेशन हुआ था 2013 में स्विट्जरलैंड की जिनेवा पर। वहां पर एग्रीमेंट हुआ था कि हम ये करेंगे। मर्क्यूरी एक नेचुरली अकरिंग एलिमेंट है जो कि अर्थ की क्रस्ट में मिलता है। WHO ने इसको टॉप 10 केमिकल्स या फिर ऐसे केमिकल्स की तरह माना है जो कि मेजर पब्लिक हेल्थ कंसर्न जो है करते हैं, यानी कि हेल्थ के लिए काफी बुरे हैं। 6th एनिवर्सरी जो मीनामड्डा कन्वेंशन की एक रिमाइंडर है पूरी दुनिया के एफर्ट्स का कि वो मर्क्यूरी के टॉक्सिक इफेक्ट्स को कम्बैट करना चाहते हैं, उससे लड़ना चाहते हैं। आगे है ब्रिक्स समिट जो कि अभी साउथ अफ्रीका के जॉनसनबर्ग में हुई है, जहां पर हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी थे। आपको पता होगा जब चंद्रयान 3 की लैंडिंग हो रही थी तब भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने वर्चुअली इसरो को जो ज्वाइन किया था, क्योंकि वो ब्रिक्स समिट में थे उस टाइम पे जॉनसनबर्ग में। तो सबसे पहले तो ब्रिक्स की बेसिक डिटेल्स आपको पता होना चाहिए। ब्रिक्स के में 5 मेंबर्स हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। पहले ब्रिक्स से स्टार्ट हुआ था BRIC, साउथ अफ्रीका इसका पार्ट नहीं था, जिसकी फर्स्ट फॉर्मल समिट 2009 में रशिया में हुई थी और 2010 में साउथ अफ्रीका ने भी इसको ज्वाइन किया और ये ब्रिक्स बन गया। अभी जो लेटेस्ट 2023 की समिट साउथ अफ्रीका में हो रही है, लेकिन जो लास्ट ईयर समिट थी 2022 की वो कहां पर हुई थी? चाइना में। ब्रिक टर्म की अगर बात करें तो एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट है जिम ओ'नील, जिन्होंने ब्रिक टर्म को कॉइन किया था 2001 में। ये आप पोस्टर देख सकते हो 15th ब्रिक्स समिट का, जो कि साउथ अफ्रीका के जॉनसनबर्ग में होने वाली है। तो यहाँ पर जो ब्रिक्स के एजुकेशन मिनिस्टर्स हैं उन्होंने ये भी डिसाइड किया है कि वो खुद का एक इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी रैंकिंग सिस्टम भी लॉन्च करेंगे। इसके अलावा जो ब्रिक्स नेशंस हैं उन्होंने अभी नॉन वेस्टर्न ग्रुपिंग, हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक स्टेटमेंट की थी कि ये एक नॉन वेस्टर्न ग्रुपिंग हो गई है। क्यों? क्योंकि इसमें 6 और मेंबर नेशन जो इंडक्ट हो गई हैं। तो यहाँ पर क्या है, 6 कंट्रीज इनवाइट की गई हैं ब्रिक्स के नए मेंबर्स बनने के लिए। साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट और ब्रिक्स के जो चेयरमैन है इस टाइम पे साइरल रामाफोसा, उन्होंने अनाउंस किया कि ब्रिक्स ने अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया और यूएई इनको इनवाइट किया है कि आप 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स के फुल टाइम मेंबर्स बन सकते हैं। आप इनवाइटेड हैं। इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? सर नंबर ऑफ मेंबर्स अगर डबल हो जाएंगे, 5 से 11 हो जाएंगे, तो ब्रिक्स ग्रुपिंग की जो पोजीशन है पूरे ग्लोबल लेवल पर काफी स्ट्रांग हो जाएगी। इसके अलावा जो कंट्रीज की अगर चॉइसेस देखें तो अलग अलग रीजन से है। फॉर एग्जांपल इजिप्ट, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई, ये वेस्ट एशियन रीजन हो गया। इथियोपिया और अर्जेंटीना जो है, इथियोपिया अफ्रीका से हो गया, अर्जेंटीना साउथ अमेरिका से हो गया। तो ये क्या है, एक शिफ्ट है कि हम नॉन वेस्टर्न इकोनॉमिक ग्रुपिंग अंडरपिनिंग में शिफ्ट हो रही है, सो दैट ये ज्यादा पॉलिटिकली रेलेवेंट हो, ज्यादा एक डायनामिक ग्रुप हो। तो ब्रिक्स के फाउंडर्स हैं, इन्होंने 22 कंट्रीज में से जो ये चूज किए हैं, जिन्होंने ये फॉर्मली अप्लाई किया था ब्रिक्स की मेंबरशिप के लिए। समिट के साइड से मैसेज दिया गया है कि जो ब्रिक्स की एक्सपेंशन है यूएस के, यूरोप के उन्होंने रशिया को आइसोलेट किया था क्योंकि रशिया और यूक्रेन की वॉर हो रही है। इसके अलावा फिर इसके बावजूद भी जो ब्रिक्स है एक्सपैंड हो रही है और उन्होंने आईसीसी इंटरनेशनल वारंट के लिए पुश किया है, जिसकी वजह से रशिया इस बार फिजिकली जो है साउथ अफ्रीका में इस समिट को पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। आपको याद होगा हमने डिस्कस भी किया था कि आईसीसी ने एक वारंट इशू किया है रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के अगेंस्ट। क्यों? क्योंकि ये जो रशिया और यूक्रेन की सिविल वॉर चल रही है और जो साउथ अफ्रीका है वो आईसीसी का मेंबर है, तो इस वजह से फिजिकली उनको परमिशन नहीं थी रशिया के प्रेसिडेंट को कि वो साउथ अफ्रीका को विजिट करें। ईरान ने इसको अगर इंडक्ट किया, ईरान इसमें इंक्लूड हो गया ब्रिक्स में, तो ये फर्दर एक मैसेज है यूएस की सैंक्शंस के अगेंस्ट। क्यों? क्योंकि ईरान की जो इंडक्शन हुई है इस बार एससीओ में भी, तो ये हम मैसेज दे रहे हैं कि यूएस की जो सैंक्शंस लगाई है ईरान पर, उसके हम अगेंस्ट एक स्टेप ले रहे हैं। काफी इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स ने ये भी पॉइंट आउट किया है कि अभी जो नए मेंबर्स हैं इनकी काफी चाइना के साथ क्लोज इकोनॉमिक टाइज हैं और ईरान और सऊदी, यूएई इनको एक्सेप्ट करके ये जो ग्रुप है एक पीस के तो ये बनाएगा ही बनाएगा,
इंडिया इंडिया के लिए भी पॉसिबिलिटीज फ्यूचर में खुल जाएंगी कि इंडिया की भी इन देशों के साथ और रिलेशन स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। आगे बात करते हैं इंडिया और आसियान की। आपको पता होगा कि इस बार आसियान की जो समिट है वो इंडोनेशिया के जकार्ता में हो रही है। वहां पर इंडिया ने और आसियान ने एग्री किया है कि जो हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसको हम दोबारा से उस पर काम करेंगे, रिव्यू करेंगे, उसको रिवाइज करेंगे 2025 तक, क्योंकि जो दोनों ब्लॉक्स है इंडिया और आसियान है इसमें ट्रेड इम्बैलेंसेस में काफी डिस्पैरिटीज हैं। तो दोनों का मानना है कि इसको इम्प्रूव करके दोनों आसियान एज अ ब्लॉक एंड इंडिया का फायदा होगा, ट्रेड सुधरेगी। आसियान के अगर मेंबर्स की बात करें 10 मेंबर्स हैं इसके, ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, लाओस, फिलीपींस एंड ब्रुनेई। नेक्स्ट बात करते हैं रिसेंटली इंडिया रीजन कॉन्फ्रेंस ऑफ द कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन हुई है। कहाँ पर? उदयपुर में, जो कि हमारे लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी ने इनॉग्रेट की थी। इस बार का थीम क्या था? स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी एंड गुड गवर्नेंस इन द डिजिटल एज। कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन क्या है? इसको पहले एम्पायर पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के नाम से जाना जाता था, जो कि गुड गवर्नेंस, डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स के लिए काम करती है। इसकी स्थापना हुई थी 1911 में और इसके हेडक्वार्टर्स है यूके के लंदन में। ये एक एसोसिएशन है जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज के पार्लियामेंटेरियंस को सर्व करती है। कॉमनवेल्थ कंट्रीज क्या है? ऐसे कंट्रीज जो कि पहले जहां पर ब्रिटिश ने राज किया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं, चाइना ने एक डिस्प्यूटेड ट्रीटेड आइलैंड पर एक एयर स्ट्रिप बनाया है। तो न्यूज में था। सबसे पहले तो आप इसको मैप में देखिए, ये है ट्रीटन आइलैंड, पार्सल आइलैंड्स के पास, पैरासल आइलैंड्स के पास, साउथ चाइना सी में। चाइना क्या है? एक एयर स्ट्रिप बना रहा है साउथ चाइना सी में, जो कि ये एरिया ताइवान और वियतनाम के साथ डिस्प्यूटेड रीजन है। ट्रीटन आइलैंड जो कि पैरासल का ग्रुप का पार्ट है, ये पहले भी चाइना के साथ टेंशन में देखा गया था। चाइना के जो मिलिटराइजेशन एफर्ट्स हैं वो सेपरेटली ग्रुप में भी एक्सटेंड हुए थे, ये भी हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं। तो जो एयर स्ट्रिप अगर यहाँ पर कंस्ट्रक्ट होती है तो इसमें क्या है, और ज्यादा जो है टेंशंस क्रिएट हो जाएंगे। यहाँ पर आप इसकी जो लोकेशन है देख सकते हैं। आगे बात करते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन स्टैंडर्ड्स अनवील किए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। सबसे पहले तो ये देखो कि जो ग्रीन हाइड्रोजन है ये क्या है, इसकी भी डेफिनेशन दी है, हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। गवर्नमेंट ने ये अनवील किया है कि अगर ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलिसिस और बायोमास बेस्ड मेथड्स के थ्रू बनाई जाएगी, वो भी ग्रीन हाइड्रोजन की डेफिनेशन में हम कवर करेंगे। तो इलेक्ट्रोलिसिस तो इलेक्ट्रोलिसिस क्या है? एक केमिकल डीकम्पोजिशन है जो कि किसी भी लिक्विड या सॉल्यूशन से हम इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करके उसकी डीकम्पोजिशन करते हैं। ऑन द अदर हैंड जो बायोमास गैसिफिकेशन, ये क्या है? एक मैच्योर टेक्नोलॉजी है जिसमें हीट, स्टीम, ऑक्सीजन वगैरह को यूज करके बायोमास को हाइड्रोजन में और दूसरे प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट किया जाता है कंबस्शन के बिना। तो ग्रीन हाइड्रोजन की क्या डेफिनेशन है जो गवर्नमेंट ने दी है? ऐसी हाइड्रोजन विद वेल टू गेट एमिशंस, जो कि 2 किलो कार्बन डाइऑक्साइड की इक्विवेलेंट एमिशन, उससे ज्यादा एमिशन नहीं करेगी। इसमें जो एमिशंस है अलग अलग प्रोडक्शन स्टेजेस के इंक्लूडेड है, जैसे इलेक्ट्रोलिसिस हो गया, गैस प्यूरिफिकेशन वगैरह हो गया। सभी के मिलाकर जो एमिशंस है वो 2 किलो कार्बन डाइऑक्साइड की इक्विवेलेंट पर केजी ऑफ हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। ये जो गाइडलाइंस है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने दी है, ये एमिशन बेंचमार्क्स को डिलिमिनेट करती है एंड इट मस्ट बी फुलफिल्ड। अगर आपको हाइड्रोजन प्रोडक्शन में आप इन्वॉल्व हो, अगर आप अपनी उसको ग्रीन हाइड्रोजन में क्वालिफाई करवाना चाहते हो तो ये कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। ग्रीन हाइड्रोजन एक कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, नॉन टॉक्सिक और हाईली कंबस्टिबल गैसेस सब्सटेंस है जो कि कार्बन न्यूट्रल इकोनॉमी के टुवर्ड्स ट्रांजिशनिंग में काफी कंट्रीब्यूट करेगी। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि गवर्नमेंट ने कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन को इंसेंटिवाइज करने के लिए स्टार्ट किया था, ताकि इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन का नेट एक्सपोर्टर बन सके। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन कैपेसिटी डेवलप करनी है एटलीस्ट 5 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम की, और इसके साथ साथ 2030
के साथ जो हम 125 गीगावाट जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बनाना चाहते हैं कि उसके साथ साथ आप 5 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम हाइड्रोजन भी प्रोड्यूस करोगे। इसके अलावा 8 लाख करोड़ टोटल इन्वेस्टमेंट होगी, 6 लाख जॉब क्रिएट होंगी इस फील्ड में। एक फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट्स में क्यूमुलेटिव रिडक्शन होगी, लगातार रिडक्शन होगी। नियरली 50 मेट्रिक एनुअल ग्रीन हाउस गैस एमिशन में वो काटेंगे, यानी कि कम होंगे। इसके लिए नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है उनको नोडल अथॉरिटी डेजिग्नेट किया गया है, जो कि एजेंसीज को एक्रेडिटेट करेंगे, जो कि मॉनिटर करती है, वेरीफाई करती है, सर्टिफाई करती है ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्रोजेक्ट्स को। आगे बात करते हैं, रिसेंटली महाराष्ट्र के कैबिनेट ने भगवान बिरसा मुंडा रोड स्कीम इम्प्लीमेंट करने के लिए अनाउंस की है। इसका एम क्या है कि जो ट्राइबल एरियाज है वहां पर महाराष्ट्र के 17 जिलों में जो ट्राइबल लोग रहते हैं उनको मेन रोड से कनेक्ट करना। बिरसा मुंडा की अगर बात करें तो एक यंग फ्रीडम फाइटर थे, एक ट्राइबल लीडर थे, जिन्होंने हमारी आजादी की लड़ाई में काफी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। ये झारखंड और बिहार के आसपास के एरिया में वहां पर इनका जन्म हुआ था, वहीं पर इनका पालन पोषण हुआ। तो ये काफी ज्यादा अच्छे लीडर रहे और नेशनल मूवमेंट के में जितना उन्होंने कंट्रीब्यूट किया उसी को रिकॉग्नाइज करके स्टेट ऑफ झारखंड जो है बनाई गई थी, बिहार से अलग करके 2000 में उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर। तो ये आपको ध्यान रखने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने रिसेंटली कैसीनो एक्ट रिपील किया है, यानी कि महाराष्ट्र में जो कैसीनोज हुए वो बंद, वो आगे फ्यूचर में नहीं होंगे। आगे बात करते हैं, रिसेंटली इंडिया और ट्रिनिडाड एंड टोबैगो ने इंडिया स्टैक को शेयर करने के लिए एग्रीमेंट किया है। इंडिया स्टैक क्या है? ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसके अंदर यूनिफाइड सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा जो कि इंडिया की पॉपुलेशन को डिजिटल मोड में ले आए। तो बेसिकली क्या है, इसके अंदर अलग अलग कंट्रीज एक जो इंडिया का डिजिटल मिशन है, डिजिटल इनिशिएटिव्स है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है, वो अडॉप्ट करेंगे। आपको पता होगा कि कुछ टाइम पहले सिंगापुर, यूएई, श्रीलंका, फ्रांस इन्होंने भी इंडिया के यूपीआई को भी एक्सेप्ट किया है। कुछ और देश मॉरिशस, सऊदी अरेबिया इन्होंने भी इंटरेस्ट दिखाया है। तो ट्रिनिडाड एंड टोबैगो की आप लोकेशन देख सकते हो, ये साउथ अमेरिका का कॉन्टिनेंट है, इसके ऊपर है। यहाँ पर जूम व्यू आप देख सकते हो, ट्रिनिडाड है, ये टोबैगो है, यहाँ पर कैरिबियन सी है, यहाँ पर अटलांटिक ओशियन है। तो ये आप देख सकते हो इसकी लोकेशन। आगे बात करते हैं, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया एनएचएआई ने एक डेडिकेटेड डिजाइन डिवीजन बनाया है सो दैट जो भी पुल है, ब्रिज है, कोई स्ट्रक्चर है, उनका रिव्यू कर सके, उनकी मेंटेनेंस हो इफेक्टिव वे में। ये जो डिवीजन है इनको क्या काम दिया जाएगा कि आप पॉलिसीज बनाओ, गाइडलाइंस बनाओ, इसके रिगार्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की डिजाइनिंग, कंस्ट्रक्शन मेंटेन करने के लिए। डिजाइन डिवीजन जो है ये प्रोजेक्ट रिव्यूज देखेंगे, हेल्थ असेसमेंट देखेंगे, क्रिटिकल स्ट्रक्चर्स की क्या उनकी स्टेटस है, क्या कंडीशन है, हर चीज को देखेंगे। आगे बात करते हैं, गोवा के एक विलेज है मयम विलेज, वहां पर इंडिया का पहला विलेज एटलस बनाया गया है। मयम विलेज नॉर्थ गोवा में है। इस एटलस 250 पेज का डॉक्यूमेंट है जो कि इस गांव की जो फ्लोरल एंड फौनल बायोडाइवर्सिटी है, फ्लोरल होती है जो पेड़ पौधे फूल ये चीजें, और फौनल होती है बर्ड्स हो गए, एनिमल्स वगैरह ये जो हो गए। तो इस गांव की फ्लोरल एंड फौनल बायोडाइवर्सिटी को इस डॉक्यूमेंट में मैप किया गया है। आगे बात करते हैं, यूपी के कनौज पहला जिला बन गया है यूपी का जिसने ई ऑफिस को अपनाया, जो कि न्यू डिजिटल गेटवे है जिसके थ्रू मैनुअल हम काम करते हैं, फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स की मैनुअल हैंडलिंग को बंद किया गया है। ई ऑफिस एक मिशन मोड प्रोजेक्ट है जिसके अंदर नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंदर एक वर्क फ्लो बेस्ड सिस्टम है जो कि एग्जिस्टिंग मैनुअल हैंडलिंग ऑफ फाइल्स का फीचर को एक्सटेंड करता है और ज्यादा एफिशिएंट इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो बनाता है। आगे बात करते हैं, रिसेंटली जो मक्का है, मक्का जो मुस्लिम्स के लिए काफी सेक्रेड एक प्लेस है, वहां पर जनरल प्रेसिडेंट ऑफ ग्रैंड मॉस्क और प्रॉफिट की जो मॉस्क, उन्होंने एक इनोवेटिव गाइडेंस रोबोट अनवील किया है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेस पर काम करेगा। क्या करेगा? जो यात्री है वहां पे जो उमरा परफॉर्म करने जाते हैं मक्का में, उसको असिस्ट करेगा। ये जो एडवांस्ड रोबोट है ये डुअल पर्पस सॉल्व करेगा, एक तो रिलीजियस रिचुअल्स में भी उनको हेल्प करेगा
और उनको गाइड भी करेगा जब भी वो फतवा ऑपरेशन फैसिलिटेट करेंगे। यहाँ पर आप इस रोबोट की पिक्चर भी देख सकते हो। आगे बात करते हैं, इंडिया ने पहली बार इंडियन करेंसी में यूएई को पेमेंट की है, क्योंकि उन्होंने कुछ भी यूएई से, मिडिल ईस्ट से कुछ मिलियन बैरल ऑफ ऑयल खरीदे थे और इसके बदले में डॉलर्स की जगह रुपीज में पेमेंट की है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि भारत ने सबसे पहले इंडियन रुपीज में क्रूड ऑयल के लिए किसको पेमेंट की, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को। आगे बात करते हैं कूबी एंड देसिया बुक्स की। सो जो एनसीईआरटी है, इन्होंने पहली बार सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा के साथ कोलैबोरेशन में 2 बुक्स जो बनाई है, कूबी प्राइमर एंड देसिया प्राइमर, उन बच्चों के लिए जो कि कूबी और देसिया ट्राइबल लैंग्वेज बोलते हैं। कहां पर, उड़ीसा के कोरापुट जिले में। कूबी एक साउथ सेंट्रल द्रविडियन लैंग्वेज है जो कि उड़ीसा में बोली जाती है। कांदास कम्युनिटी बोलती है और कोई कांदास कम्युनिटी हमने कुछ टाइम पहले डिस्कस की थी, वो कोई लैंग्वेज बोलती है और कूबी लैंग्वेज बोलती है। देसिया जो लैंग्वेज है, इसको देसिया उड़िया, कोरापुटी उड़िया, साउथ वेस्टर्न उड़िया, ये सभी बोलते हैं। ये एक इंडो आर्यन लैंग्वेज वैरायटी है जो कि कोरापुट, नवरंगपुर, रायगढ़, मलकनगिरी ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स में बोली जाती है, जो कि विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम, इसके अलावा विजयनगरम डिस्ट्रिक्ट्स में भी बोली जाती है। तो कूबी और देसिया क्या है, लैंग्वेजेस हैं जो कि कबीले के लोग बोलते हैं उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के कुछ कुछ रीजन्स में। आगे बात करते हैं, हमारे जो इंडियन एयरफोर्स है, ये तारंग शक्ति एक्सरसाइज को होस्ट करेंगे, जो कि एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है जहां पर बड़े बड़े देश पार्टिसिपेट करेंगे। 2024 में ये जो है एक्सरसाइज होस्ट करेगा इंडिया। पहले 2023 में होने वाली थी, लेकिन अभी ये पोस्टपोन हो गई है। इसमें यूएसए, यूके, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इनकी जो एयरफोर्स है ये भी पार्टिसिपेट करेंगी। तो अगर क्वेश्चन आता है तारंग शक्ति कौन होस्ट करेगा, इंडिया। आगे बात करते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिसेंटली एक सेंट्रलाइज्ड वेब पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है उद्गम, जिसकी फॉर्म है अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन। जो भी लोग जिनके नाम पर कोई अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स हैं अलग अलग ब्रांच में, एक जगह पर वो उनको एक्सेस कर पाएंगे, उनको पता चलेगा कि हमारे नाम पर कितने अनक्लेम्ड डिपॉजिट वगैरह पड़े हैं। तो उद्गम के फुल फॉर्म किसने लॉन्च किया है, आपको पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं नेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस की, जो कि रिसेंटली लद्दाख के लेह डिस्ट्रिक्ट में हुई है। इसको किसने ऑर्गेनाइज किया है, इंडियन हिमालयन काउंसिल ऑफ नालंदा बुद्धिस्ट ट्रेडिशन ने। और इसका थीम क्या था, इसकी क्या फाउंडेशन थी, उन्होंने बुद्धिज्म के एक्सपेंसिव हिस्ट्री को लोगों को बताना है और बुद्धिज्म के सोर्सेज को ट्रेस करना है। कहाँ पर हुई है, लेह डिस्ट्रिक्ट के CIBS चोगलासमर में। तो आपको ये ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं, BPCL यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अपने ब्रांड एम्बेसडर अनाउंस किए हैं राहुल द्रविड़, जो कि क्रिकेटर थे, अभी वो हेड कोच है इंडियन क्रिकेट टीम के। BPCL भारत में बिना, कोच्चि और मुंबई 3 जगह ऑपरेट करती है और राहुल द्रविड़ BPCL के प्योर फॉर श्योर इनिशिएटिव को रिप्रेजेंट करेंगे और जो BPCL की MA के लुब्रिकेंट्स की रेंज है उनको रिप्रेजेंट करेंगे। BPCL की अगर बात करें, इसके हेडक्वार्टर्स है मुंबई में। आगे बात करते हैं, ये जो है व्हाइट बेलीड सी ईगल्स के बारे में आर्टिकल आया था कि जो व्हाइट बेलीड सी ईगल्स हैं अर्बनाइजेशन की वजह से इतने जो पेड़ हैं काटे जा चुके हैं कि वो अब अपना घर बना रहे हैं। जो बिजली के टावर्स होते हैं इतने बड़े, वहां पर, यहाँ पे बिजली की टावर है जहाँ पर उन्होंने अपना नेस्ट बनाया हुआ है। व्हाइट बेलीड ईगल के आपको स्टेटस याद रखना है, IUCN स्टेटस, जो की है लीस्ट कंसर्न। व्हाइट बेलीड सी ईगल्स जो है वो अभी देखी गई थी, हाल ही में इनके नेस्ट वगैरह देखे गए थे। कहाँ पर, जो तमिलनाडु का सी है उसके आसपास। क्यों, क्योंकि ये मरीन एनिमल्स पर अपना शिकार करते हैं, वो अपना इनका भोजन होता है, तो यहाँ से वो देखते हैं अपने शिकार को और जब भी उनको ठीक लगता है वहां उस पर अटैक करते हैं। व्हाइट बेलीड सी ईगल्स है वो अभी ऑस्ट्रेलिया में, थाईलैंड में, वहां पर भी उन्होंने जो है अपने काउंटर पार्ट्स को एमुलेट करना स्टार्ट कर दिया है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो है व्हाइट बेलीड ईगल, ये इंडिया के सी कोस्ट से लेकर, इंडिया का जो सी कोस्ट है मुंबई से वेस्टर्न सी कोस्ट, उससे लेकर बांग्लादेश के ईस्टर्न कोस्ट तक, इसके अलावा श्रीलंका में, सभी साउथ ईस्टर्न एशिया के कोस्टल एरियाज में, सदर्न चाइना और ऑस्ट्रेलिया में सब जगह पाया जाता है।
आगे है इंडिया का फर्स्ट मेडिकल टेक्नोलॉजी एक्सपो, जो कि रिसेंटली गुजरात के गांधीनगर में हुआ है, क्योंकि ये भारत का पहला मेडिकल टेक्नोलॉजी एक्सपो था। तो इम्पोर्टेंट है, इसकी यहाँ पर आप लॉन्च के पिक्चर भी देख सकते हो। आगे वर्ल्ड की नई हाईएस्ट मोटरेबल रोड की कंस्ट्रक्शन जो है वो अभी स्टार्ट हुई है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। क्या नाम है इसका? लिकारू मेघला फुच्चे रोड, जो कि लद्दाख में बन रही है। गोल क्या है कि दुनिया की हाईएस्ट मोटरेबल रोड को स्टैब्लिश करना लगभग 19,400 फीट की ऊंचाई पर। आगे बात करते हैं, इंडिया ने पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस सर्विस लॉन्च की है। कहां पर? लेह में। तो इसके पहले कमर्शियल ट्रायल लॉन्च किए गए हैं और ये जो वेंचर है ये एनटीपीसी एग्जीक्यूट कर रहा है, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट पावर जनरेटिंग कंपनी है। आगे है मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना लॉन्च की गई है, जिसको चीफ मिनिस्टर लर्न ऑन स्कीम बोला जाता है। इसमें इस स्कीम के अंदर जो स्किल डेवलपमेंट करवाई जाएगी, जो भी यूथ 18 to 29 ईयर्स की एज में है, उनकी ऑन द जॉब ट्रेनिंग होगी और ट्रेनिंग के टाइम पे उनको 8 से 10,000 स्टाइपेंड भी दिया जाएगा और इंडस्ट्रीज की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनकी स्किलिंग की जाएगी। नेक्स्ट है महाराष्ट्र की गवर्नमेंट प्रो गोविंदा लीग ऑर्गेनाइज करेगी जन्माष्टमी पर। आपको पता होगा कि जैसे प्रो कबड्डी लीग है, उसी के लाइंस पर 31 अगस्त को जो प्रो गोविंदा लीग एक होस्ट करेगा महाराष्ट्र, जो कि नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया, जो कि मुंबई के वर्ली की है, वहां पर होस्ट होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे है पहली बार जो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के माइक्रोसाइट प्रोजेक्ट था, वो मिजोरम के एजावल में जो है ऑपरेशनलाइज किया गया है। मिजोरम पहला राज्य बन गया है इंडिया का जिसने आयुष्मान डिजिटल भारत मिशन की माइक्रोसाइट प्रोजेक्ट को ऑपरेशनलाइज किया। माइक्रोसाइट्स क्या है? छोटे छोटे क्लिनिक्स हो गए, नर्सिंग होम्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, हेल्थ केयर फैसिलिटीज हो गई, उनको एक क्लस्टर है, उनका ग्रुप है जो कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंदर इनेबल्ड है। इनका क्या एम रहेगा कि जो पेशेंट्स हैं उनको इन माइक्रोसाइट सेंटर पर सर्विसेज दी जाए इफेक्टिवली। आगे है इंडोनेशिया के अभी जो उनके हेड थे वो इंडिया में विजिट पर आए थे। उन्होंने बोला है कि इंडिया का जो जन औषधि के अंदर मॉडल है, हम भी अपने वहां पर उसको रेप्लिकेट करना चाहते हैं। जन औषधि के अंदर क्या है? ये अफोर्डेबल दवाइयां जो है सीनियर सिटीजन पर, मिडिल क्लास फैमिलीज को देती है, जहाँ पर जो दवाइयां 10 रुपये से लेकर 20 रुपए तक दी जाती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी जो इंडिपेंडेंस डे था, आजादी दिवस पर, जो लाल किले पर हर साल वो स्पीच देते हैं प्रधानमंत्री हमारे देश के, उन्होंने ये भी अनाउंस किया है कि हमारे देश में जन औषधि केंद्र अभी 10,000 है, उनको 25,000 किया जाएगा बढ़ाकर। हम जो है मेडिसिन जो 100 रुपए की है मार्केट में, वो सिर्फ 10, 15, 20 रुपए की देते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे है INS त्रिकंद। ये क्यों न्यूज़ था? क्योंकि रिसेंटली ईरान में गई है इंडियन नेवल शिप INS त्रिकंद तलवार क्लास गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है इंडियन नेवी की, जो कि तलवार क्लास फ्रिगेट की थर्ड एंड फाइनल शिप है। ये जो शिप है त्रिकंद किले के नाम पर इसका नाम रखा गया है, जो कि गुजरात के पोरबंदर के पास है। आगे बात करते हैं गुवाहाटी के एयरपोर्ट की, जिसका नाम है लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये नॉर्थ ईस्ट का पहला एयरपोर्ट बना है जिसमें डिजी यात्रा फैसिलिटी है। डिजी यात्रा फैसिलिटी क्या है कि लोगों को टिकट्स, आईडीज अलग अलग टच पॉइंट पर उनको वेरीफाई नहीं करना पड़ेगा, वो खुद ही अपने डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर कर देंगे डिजी यात्रा ऐप पर और एयरपोर्ट पर एंटर कर सकेंगे अपना फेस स्कैन करके। आगे है फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि AICTE ने जो अभी जियो इंस्टीट्यूट के साथ पार्टनरशिप की है, सो दैट वो फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च कर सके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में। नेक्स्ट बात करते हैं कुंडिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, जो कि उड़ीसा में है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बोला है कि इसके आसपास जो भी सैंड माइनिंग साइट्स हैं वो इलीगल है, क्योंकि वो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के प्रोविजंस को वायलेट करती हैं। तो इसी पर उन्होंने जो एक स्टेटमेंट दी थी कि इस पे अनऑथराइज्ड जो माइनिंग है उसको एड्रेस किया जाए, क्योंकि ये इकोसिस्टम को, वाइल्ड लाइफ को जो है नुकसान पहुंचा सकता है। तो कुंडिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? उड़ीसा में, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है केरला ने अपना पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल लॉन्च किया है। कहाँ पर? तिरुवनंतपुरम के
संतगिरी विद्या भवन में एक इनोवेटिव लर्निंग मेथड है जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से इंश्योर करेगा, जो स्टूडेंट्स उनको क्वालिटी लर्निंग अपॉर्चुनिटीज देगा। ये वर्ल्ड के मोस्ट एडवांस्ड एजुकेशनल प्लेटफॉर्म आई लर्निंग इंजन यूएसए के द्वारा डेवलप किया गया है इन कोलैबोरेशन विद वैदिक इंस्टीट्यूट। तो आपको ये ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं धौलपुर करौली की, जो कि राजस्थान का 5th टाइगर रिजर्व बनेगा। इससे पहले राजस्थान में कौन कौन से टाइगर रिजर्व है? रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदर हिल्स एंड रामगढ़ बिस्तरी। ये सभी हमने एक एक करके एमसीक्यूज में डिस्कस भी किए थे। आगे बात करते हैं सचिन तेंदुलकर की, जिनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पोल पैनल का नेशनल आइकन अपॉइंट किया है, सो दैट लोगों को मोटिवेट किया जाए कि आने वाले इलेक्शन में सभी वोट दें। आगे बात करते हैं एनजीटी के चेयरपर्सन अपॉइंट हुए हैं जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव जी। अभी कुछ टाइम पहले एनजीटी के एक्टिंग चेयरपर्सन अपॉइंट किए गए थे, तो तब भी था। एनजीटी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि नेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के अंडर स्टैब्लिश की गई थी, जिसमें एक चेयरपर्सन होते हैं, जुडिशियल मेंबर्स होते हैं, एक्सपर्ट मेंबर्स होते हैं। चेयरपर्सन की जो टर्म है 5 साल की टर्म होती है और दोबारा ये अपॉइंट नहीं हो सकते। सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है इनको, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कंसल्ट करके। इसमें कम से कम 10 और ज्यादा से ज्यादा 20 फुल टाइम जुडिशियल मेंबर्स हो सकते हैं, एक्सपर्ट मेंबर्स हो सकते हैं। आगे बात करते हैं थाईलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुए हैं मिस्टर सरेथा थविसन, जो इनकी यहाँ पर आप पिक्चर भी देख सकते हो। रिसेंटली मेरे प्रधानमंत्री जी ने इनको कांग्रेचुलेट किया था, तो न्यूज में था। नेक्स्ट बात करते हैं अभी जो फिल्म अवार्ड मिले हैं, नेशनल अवार्ड किन किन को मिले हैं 69th नेशनल फिल्म अवार्ड्स पे। एक तो है बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है द होली वाटर के लिए निखिल महाजन को, गोदावरी के लिए। देन है बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मेल की कैटेगरी में पंकज त्रिपाठी जी को मिला है मिनी मूवी के लिए। बेस्ट सपोर्टिंग फीमेल एक्टर को मिला है द कश्मीर फाइल्स के पल्लवी जोशी को। नरगिस दत्त अवार्ड मिला है बेस्ट फीचर फिल्म के लिए, बेस्ट फीचर फिल्म का नेशनल इंटीग्रेशन पर, किसको? द कश्मीर फाइल्स को। सोशल इश्यूज पे बेस्ट फिल्म के लिए अवार्ड मिला है अनुनाद द रेजोनेंस को। इंदिरा गांधी अवार्ड मिला है बेस्ट डेब्यू फिल्म ऑफ डायरेक्टर के लिए विष्णु मोहन को, किस मूवी के लिए? मेकअप के लिए। बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट का मिला है चेलो शो के भविन राबारी को। इसके अलावा स्पेशल जूरी अवार्ड मिला है विष्णु प्रधान को शेरशाह के लिए। बेस्ट एक्टर फीमेल अवार्ड मिला है आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ के लिए और कृति सेनन को मिमी मूवी के लिए। यहाँ पर आप उनकी पिक्चर भी देख सकते हैं। बेस्ट फीचर फिल्म रॉकेटरी है द नंबी इफेक्ट। यहाँ पर आप आर माधवन की पिक्चर देख सकते हैं जिन्होंने इसमें एक्ट किया था। बेस्ट एक्टर मेल की कैटेगरी में अल्लू अर्जुन को मिला है पुष्पा के लिए। बेस्ट पॉपुलर फिल्म के लिए अवार्ड मिला है RRR को, जिसके जो नाटू नाटू सॉन्ग को ऑस्कर भी इस बार मिला है। तो ये सभी नाम आपको ध्यान रखने हैं। आगे बात करते हैं हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर मिला है ग्रीस में। ग्रीस का जो ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर है, ग्रीस की जो प्रेसिडेंट है कैटरीना एन, जहाँ पर आप उनकी पिक्चर भी देख सकते हो, उन्होंने एथेंस में हमारे प्रधानमंत्री जी को ये अवार्ड मिला है। और पहली बार हुआ है 40 सालों में कि एक इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने ग्रीस को विजिट किया है। अब बात करते हैं स्पोर्ट्स न्यूज की। सबसे पहले फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप, जो कि रिसेंटली स्पेन ने जीतकर हिस्ट्री बनाई है, क्योंकि पहली बार स्पेन ने फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप जीता है। किसको हराया है इन्होंने? इंग्लैंड को। ये मैच हुआ कहां पर था? ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में। तो ये आप पिक्चर भी देख सकते हो इनकी जब ये ट्रॉफी लिफ्ट कर रही है। आगे बात करते हैं अस्मिता वुमेन्स लीग की, जो कि यूनियन मिनिस्टर यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स अनुराग सिंह ठाकुर जी ने अनाउंस किया कि हमारा जो खेलो इंडिया वुमेन्स लीग है, अब इसको अस्मिता वुमेन्स लीग का नाम दिया गया है। अस्मिता की क्या फुल फॉर्म है? अचीविंग स्पोर्ट्स माइलस्टोन बाय इंस्पायरिंग वुमेन थ्रू एक्शन। खेलो इंडिया प्रोग्राम 2018 में लॉन्च किया गया था। अस्मिता पोर्टल एक कॉम्प्रिहेंसिव रिसोर्स की तरह काम करता है, जो कि अपकमिंग लीग्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। आगे बात करते हैं अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप की, जहां पर इंडियन रेसलर प्रिया मलिक ने गोल्ड मेडल लिया है 2023 के अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में, जो कि जॉर्डन में हुआ और इन्होंने जर्मनी की प्लेयर को हराया है। और ये सेकंड वुमेन रेसलर बनी है इंडिया में जिनको अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियनशिप में क्राउन मिला। इससे पहले अंतिम पंगल ने ये अवार्ड जीता था लास्ट ईयर। आगे बात करते हैं, आपको पता होगा
कि जो AFI चीफ है एडिल सुमारीवाला, जो कि पहले इंडियन इलेक्ट हुए हैं वर्ल्ड एथलेटिक्स एग्जीक्यूटिव बोर्ड में। तो जो AFI चेयरमैन है, जो ये प्रेसिडेंट है, ये पहले 2012 से इसके प्रेसिडेंट रहे। AFI का फुल फॉर्म है एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। जो एडिल सुमारीवाला जी है, ये वन ऑफ द 4 वाइस प्रेसिडेंट की तरह जो वर्ल्ड एथलेटिक्स के 4 प्रेसिडेंट है उनमें से एक वाइस प्रेसिडेंट बने हैं, जो कि एक इंडियन के द्वारा हाईएस्ट पोस्ट है जो अब तक की उन्होंने उनके द्वारा एक पोस्ट उनके पास रही ग्लोबल ट्रैक और फील्ड गवर्निंग बॉडी में। आगे बात करते हैं, मास्टर कार्ड इंक ने ICC के साथ एक पार्टनरशिप की है अपकमिंग वर्ल्ड कप के लिए। आपको पता होगा कि ICC वर्ल्ड कप इस बार इंडिया होस्ट कर रहा है और अमेरिकन मल्टीनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज कॉर्पोरेशन मास्टर कार्ड ने उनके साथ स्पॉन्सरशिप के लिए जो है डील की है। इस डील के अंदर ये जो ब्रांड है ग्लोबल पार्टनर बना है ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के लिए, जो कि इंडिया में अक्टूबर से लेकर नवंबर तक चलेगा। आगे बात करते हैं, आपको पता हुआ हमारे रेसलिंग फेडरेशन के जो पहले प्रेसिडेंट थे ब्रिजभूषण, उनको सस्पेंड किया गया था क्योंकि उनको काफी एलिगेशंस लगाई गई थी रेसलर्स के द्वारा। तो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया की गवर्निंग बॉडी है, इसको यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने सस्पेंड किया है क्योंकि इंडिया की रेसलिंग फेडरेशन की वजह से डिले हुआ। इंडिया के रेसलर्स अभी इंडिया के फ्लैग के अंदर नहीं कम्पीट कर सकेंगे। हाँ, अगर वो न्यूट्रल एथलीट्स की तरह, इंडिपेंडेंट एथलीट की तरह पार्टिसिपेट करना चाहे तो वो कर सकते हैं। आगे बात करते हैं हुगुइज फेब्रिस जेंगो की, जो कि बुर्किना फासो के प्लेयर है। इन्होंने ट्रिपल जंप में गोल्ड मेडल लेकर बुर्किना फासो को पहला ग्लोबल एथलेटिक टाइटल दिलाया है। तो ये आपको इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर आप इनकी पिक्चर भी देख सकते हैं। आगे बात करते हैं, हमारे इंडिया के एक प्लेयर है, चेस के प्लेयर, जो कि अभी रिसेंटली रनर अप रहे फाइट वर्ल्ड कप में। तो जो प्राग है, जिनका नाम पूरा है प्रज्ञानंदा, ये अभी रिसेंटली 18 साल के हुए हैं। ये यंगेस्ट वर्ल्ड कप फाइनलिस्ट रहे हैं, यंगेस्ट वर्ल्ड कप विनर है, 3rd यंगेस्ट प्लेयर बने बॉबी फिशर और कार्लसन के बाद, जिन्होंने कैंडिडेट टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई भी किया है। हालांकि वो फाइनल्स में हार गई, यानी कि 2nd पोजीशन पर रहे, लेकिन उन्होंने कैंडिडेट टूर्नामेंट, जो कि बहुत प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट है, वहां पर अपनी स्पोर्ट जो है फिक्स कर दी है। यहाँ पर आप इनकी पिक्चर भी देख सकते हो। ये जो है, ये प्रज्ञानंदा के कोच है RB रमेश, और ये इन्होंने जो AICC के ऑफिशियल स्टेटमेंट दी है कि इनकी जो उनका जो रन है इंडिया के चेस को बड़ी हाइट्स पर लेके जाएंगे। आगे बात करते हैं हमारे अभी ऑब्जर्वेस की। हमारे एक लेजेंडरी स्टेटिस्टिकल साइंटिस्ट CR राव जी, जिनको इस बार अभी अवार्ड भी मिला था स्टेटिस्टिक्स पर, जो कि एक नोबेल प्राइज की इक्विवेलेंट होता है। C राधाकृष्ण राव जी, उनका हाल ही में देहांत हो गया है। उनको हाल ही में इंटरनेशनल प्राइज इन स्टेटिस्टिक्स पे मिला था 2023 में, और इनको 2001 में पद्म विभूषण अवार्ड भी मिला था और 1968 में पद्म भूषण अवार्ड भी मिला था। आप इनकी यहाँ पर पिक्चर्स भी देख सकते हैं। ये इंदिरा गांधी जी के साथ उनकी यंग टाइम की पिक्चर है। ये अभी इनकी करंट पिक्चर थी, उनकी अभी हाल ही में निधन हो गया है। आगे बात करते हैं जॉन वार्नर की, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। ये इन्होंने अडोबी सिस्टम को को-फाउंड करने में हेल्प की थी और PDF को इन्वेंट करने में हेल्प की थी। PDF फाइल जो आप अपने अभी आपको इस करंट अफेयर की PDF भी मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम पर, उसी PDF को इन्होंने इन्वेंट किया था। PDF की क्या फुल फॉर्म है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। आगे बात करते हैं हेथ स्ट्रीक की, जो कि जिम्बाब्वे के क्रिकेटर के ही पास्ट हुए। उनकी यहाँ पर पिक्चर भी देख सकते हो। इनके बाद है एक टेरी फंक, जो कि रेसलिंग आइकन थे, WWE हॉल ऑफ फेमर भी रहे हैं, ही पास्ट हुए। उनकी भी यहाँ पर पिक्चर देख सकते हो। ये वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट में पायनियर सबसे पहले थे। 2021 में इनको इंटरनेशनल प्रोफेशनल रेसलिंग हॉल ऑफ फेम की तरफ से भी रिकॉग्निशन मिली थी। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेज की। सबसे पहले है वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे, जो कि 19 अगस्त को मनाया जाता है। इसका इस बार का थीम था इट टेक्स अ विलेज। नेक्स्ट है वर्ल्ड मॉस्किटो डे, 20 अगस्त को मनाया जाता है। जो भी मॉस्किटो की वजह से डिजीजेस होती हैं उनके बारे में अवेयरनेस रेज की जाती है। आगे है सद्भावना दिवस या कम्युनल हार्मनी डे, 20 अगस्त को मनाया जाता है। राजीव गांधी जी, जो स्वर्गीय राजीव गांधी जी हैं, उनकी बर्थ एनिवर्सरी को कमेमोरेट करने के लिए बनाया जाता है।
इसके बाद है रिन्यूएबल एनर्जी डे, अक्षय ऊर्जा दिवस, ये भी 20 अगस्त को मनाया जाता है। ये लोगों को अवेयर किया जाता है कि आप नेचुरल रिसोर्सेज यूज करो, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, हाइड्रो पावर एक्सेट्रा। इसके बाद है वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे, जो कि 21 अगस्त को मनाया जाता है। ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट करती है, जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी कंडीशन के बारे में अवेयरनेस रेज करती है। 20 अगस्त से लेकर 24 अगस्त तक वर्ल्ड बॉर्डर वीक भी बनाया गया, जो कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल बॉर्डर इंस्टीट्यूट हर साल ऑर्गेनाइज करती है और 1991 में पहली बार किया था। इस बार का थीम क्या था? सीड्स ऑफ चेंज, इनोवेटिव सॉल्यूशंस फॉर अ वाटर वाइज वर्ल्ड। ये हमारे सोशल मीडिया के यूजर नेम है। अभी भी वीकली करंट अफेयर्स की पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, प्लीज हिट द लाइक बटन, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू ऑन मंडे एट 8 o'clock। हैव अ नाइस डे।